जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको और ये आपका दोस्त है, ठीक है। आपके पास एक एप्पल है और आपके दोस्त के पास भी एक एप्पल है। तो आपके दोस्त ने अपना एप्पल आपको दे दिया और आपने अपना एप्पल अपने दोस्त को दे दिया। तो अब आप लोगों के पास कितने कितने एप्पल हैं? एक एक, है ना? क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अपने अपने एप्पल को क्या कर लिया? एक्सचेंज कर लिया। आप लोगों ने क्या कर लिया है? आपने अपने अपने एप्पल को एक्सचेंज कर लिया है। सिंपल। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर ये एप्पल ना हो और एक आइडिया हो, आपके पास भी और आपके दोस्त के पास, और तब आप एक दूसरे के साथ इसको एक्सचेंज करोगे, तो अब दोनों के पास दो दो आइडियाज होंगे। दैट इज पावर ऑफ थियरी, दैट इज पावर ऑफ नॉलेज, दैट इज द पावर ऑफ एक्सचेंजिंग योर आइडियाज विद अदर्स। राइट? समझ आ गया? तो यहां पर एक सेंडर है, सेंडर के पास एक मैसेज है जो आप कहना चाहते हो, मतलब व्हाट यू मीन, आपका कहने का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन, कि मेरे कहने का क्या मतलब है? देन मैसेज, व्हाट डू यू से, आप क्या कहना चाहते हो? और रिसीवर, व्हाट आई हियर। सिंपल। मेरे पास एक मैसेज है, मैंने उस मैसेज के थ्रू आपको कुछ बताना चाहा और वही चीज आप लोगों ने समझी। अब कम्युनिकेशन के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को क्या कर देती हैं? खत्म कर देती हैं। कैसे? अब ये बोल सकते हो कि अगर मैं ए बोलना चाहता हूं तो सामने वाला ए ही समझ रहा है, तो आप क्या बोलोगे? ये कम्युनिकेशन इफेक्टिव है या नहीं है? है या नहीं? मतलब मैं जो बोलना चाहता हूं सामने वाले को वही बात समझ आ रही है। सिंपल। तभी तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। लेकिन अगर मैं किसी को मैसेज भेज रहा हूं और उसको ए लिख के भेज रहा हूं और उसको बी समझ आ रहा है, तो क्या ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन है? नहीं। कैसे इफेक्टिव हो जाएगा? हाउ इट कैन, किसी भी तरीके से इफेक्टिव नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप जो बोल रहे हो, जो आपका कॉन्टेक्स्ट है, कम्युनिकेशन कभी भी कॉन्टेक्स्ट के बिना नहीं होता। ठीक है, ये आगे मैं आपको कॉन्टेक्स्ट भी समझाऊंगा क्या होता है। कम्युनिकेशन कभी भी कॉन्टेक्स्ट के बिना नहीं होता। जैसे आप यहां पर बोल रहे हो ऑटोमेटिकली, और सामने वाले को क्या सुनाई दिया? ऑटोमेटिकली। अब ये जो आप वर्ड बोले थे यहां पर, दिस इज योर ट्रू मैसेज। ऑटोमेटिकली। This is your true message and this is your distorted message.
डिस्टॉर्टेड मैसेजेस। तो ये एक लैटिन वर्ड है जिसमें मैंने बताया था कॉमन वर्ड आ जाता है, कम्युनिकेयर या फिर कम्युनिस्ट बोल देते हो, इसका मतलब कॉमन, कि आप और सामने वाले के बीच में कुछ कॉमन है, या जो आप मैसेज भेज रहे हो उसका और दूसरे वाले मैसेज के का दूसरा वाला बंदा है वो क्या कर रहा है, वो उसको सेम उसी तरीके से समझ रहा है जैसे आप उसको समझाना चाहते। दस कम्युनिकेशन मीन्स टू मेक कॉमन फैक्ट्स, कुछ ऐसी चीजें फैक्ट्स भी हो सकती हैं, इंफॉर्मेशन हो सकता है, थॉट्स हो सकता है, रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, नीड्स हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। और इसको डिलीवर करने के लिए आप अपनी स्पीच का इस्तेमाल भी कर सकते हो, सिग्नल का मतलब लिख के भी, बोल के भी, समझा के भी, मतलब कम्युनिकेशन का जो मैसेज है उसको डिलीवर करने के आपके पास डिफरेंट वेज हैं। क्या है? डिफरेंट वेज। जैसे आपकी इच्छा वैसे उसको डिलीवर कर सकते। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन, ये किस पे डिपेंड करता है, ये सारा का सारा आप पे डिपेंड कर रहा है। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। अब मैंने बताया था कि ऐसा नहीं होता कि कम्युनिकेशन वन वे नहीं हो सकता, कम्युनिकेशन वन वे होता है, लेकिन अगर हम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाना चाहते हैं तो उसका टू वे होना जरूरी है, उसके अंदर फीडबैक का होना जरूरी है। अगर फीडबैक नहीं है तो कम्युनिकेशन कभी भी इफेक्टिव नहीं होगा। जैसे अगर एग्जांपल फॉर क्लास की ही बात करें, अगर आप लोगों को कमेंट करने का मैं मौका ना दूं, मैं कमेंट बंद कर दूं और अपना पढ़ा के चला जाऊं, तो आपको समझ आया नहीं आया, आपको कोई डाउट आया, मेरे को कैसे पता चलेगा? इस वजह से सो इट इज अ टू वे प्रोसेस एंड वर्क वेल विद फीडबैक। ठीक है, फीडबैक के थ्रू ये क्या करता है, काम करता है। दिस हेल्प्स टू कंफर्म दैट इंटेंडेड मैसेज था जो आप मैसेज डिलीवर करना चाहते हो। से ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन से भी कम्युनिकेशन होता है। जैसे टीचर है वो अपने ऑर्डर ही देते हैं आपको क्लास में, टीचर्स क्लास में इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? सर इंस्ट्रक्शंस कुछ नहीं होती, इंस्ट्रक्शंस आर ऑर्डर्स। इंस्ट्रक्शंस क्या होती है? हमेशा इंस्ट्रक्शन हमेशा फॉर्मल होती है। इंस्ट्रक्शन क्या होती है? हमेशा फॉर्मल होती है, इस वजह से। सो इट इज एक्सचेंज ऑफ आइडिया, मैसेजेस एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्संस थ्रू अ मीडियम। एक मीडियम होगा एक मैसेज का, इन अ मैनर दैट सेंडर एंड रिसीवर अंडरस्टैंडिंग द मैसेज इन द कॉमन सेंस, की जो आपस में इंफॉर्मेशन शुरू शेयर की जा रही है उसका एक कॉमन सेंस बनता है, दैट इज डेवलप कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज। इसी वजह से उस मैसेज को लेके दोनों लोगों के बीच में, सेंडर के और रिसीवर के बीच में क्या होती है, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। Communication is defined as the process of passing information and understanding from one person to another is essentially to bridge the meaning between the people। ठीक है, वही चीजें घूम घूम के बार बार आ रही हैं डेफिनेशन। जैसे अभी इधर दो वर्ड आप लोगों को बहुत बार देखने को मिलेंगे, एक एनकोडिंग और एक होता है डिकोडिंग। एनकोडिंग और डिकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब होता है लॉक लगाना, इसको कोडिंग भी बोल देते हैं, कई बार इसको एनकोडिंग भी बोल देते हैं। इनकोडिंग का मतलब होता है लॉक लगाना, एक तरीके से आप ऐसा याद रख दो। और डीकोडिंग का मतलब होता है लॉक को ओपन करना। नॉर्मली कम्युनिकेशन के जब प्रोसेस की बात करते हैं तो हम कोई भी मैसेज जब भेजते हैं, है ना, हम जब कोई भी मैसेज भेजते हैं तो उस मैसेज में हम लॉक लगा देते हैं, एनकोड कर देते हैं। एनकोड इस वजह से कर देते हैं ताकि आपके मैसेज को इनक्रिप्ट कर देते हैं, ताकि आपके मैसेज को सिर्फ वही बंदा पढ़ पाए या वही बंदा समझ पाए जिसके लिए आपने उस मैसेज को भेजा है। यस और नो? इसकी एक से बेसिक डेफिनेशन देखो, एग्जांपल देखो, जैसे व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप पे आप लोगों को पता है, आप किसी के साथ भी चैट करते हो, ऑडियो कॉल करते हो, वीडियो कॉल करते हो, उस पर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड लिखा होता है।
लिखा होता है नहीं। अब एंड टू एंड एनक्रिप्टेड का मतलब क्या हुआ कि वो मैसेज या वो बात जो भी आप कर रहे हो ऑडियो पे वीडियो पे जो कुछ भी, वो आप दोनों के बीच में है। व्हाट्सएप खुद भी उस चैट को नहीं पढ़ सकता। लिखा होता है ना, इवन व्हाट्सएप कैन नॉट रीड द चैट। कोई भी थर्ड पर्सन उसके बीच में नहीं आ सकता। क्योंकि सोचो अगर आप किसी के साथ ऐसे कोई बात कर रहे हो, कोई ज़रूरी बात कर रहे हो और वो मैसेज सिक्योर ना हो, तो फिर आप आगे से कभी उस ऐप को यूज़ करोगे या नहीं। रिसेंटली पिछले 2021 की बात है, 2021 मई में ऐसा ही हुआ था। बहुत सारे लोगों ने एक ही दिन में व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दिया था और पूरी दुनिया टेलीग्राम पे शिफ्ट हो गई थी ना, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी प्राइवेसी बोल दी थी कि हम आप लोगों का डेटा फेसबुक के साथ शेयर करेंगे। यस और नो? सो उस वजह से बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिया था, अनइंस्टॉल कर दिया। सो इस वजह से आपके पास एक मैसेज है जो आप बोलना चाहते हो, फिर आप उसको कोड करोगे या एनकोड करोगे और फिर उसको एक चैनल के थ्रू, एक मीडियम के थ्रू, कोई ऑडियो के थ्रू, वीडियो के थ्रू भेजोगे। डीकोडिंग का मतलब क्या होता है, फिर सामने वाला उस मैसेज को क्या करेगा, ओपन करेगा और फिर वो बोलेगा कि हाँ मैं रेसिपिएंट हूँ, मैंने इस बात को समझ लिया। यहाँ पर इसको कोडिंग या एनकोडिंग को इनक्रिप्शन बोला जाता है। मैसेज इनक्रिप्टेड, कि मैसेज है वो क्या है, मैसेज आपका इनक्रिप्टेड है, उसको और कोई बंदा अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, उसको कोई देख नहीं सकता, उसको कोई पढ़ नहीं सकता। और डीकोडिंग का मतलब क्या होता है, डिक्रिप्शन। जब सामने वाले बंदे ने उसको क्या कर लिया, ओपन कर लिया। अब दो लोगों को तो पता ही है ना वो आपस में क्या बात कर रहे हैं। यस और जो लोग जिसके साथ आप बात कर रहे हो कॉल पे या वीडियो पे या जो कुछ भी, अब उसको तो पता है ना और आपको भी पता है। हाँ बस इस वजह से सर चैट कैसे बाहर आ जाती है, तो वही तो है ना, दोनों में से कोई एक ही बाहर निकालता है ना। यस सर, उन दोनों में से, दोनों के अलावा तो किसी के पास एक्सेस ही नहीं है, तो दोनों में से कोई एक ही बंदा है जिसकी वजह से वो इंफॉर्मेशन है वो लीक होती है, जो आप न्यूज़ में अक्सर देखते हैं। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, ये अभी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, to exchange thoughts or convey information or feelings by oration, writing or other ways of disseminating data। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब आप इंफॉर्मेशन की बात करते हो, जब आप इंफॉर्मेशन की बात करते हो तो उस इंफॉर्मेशन का दो लोगों के बीच में शेयर होना जरूरी है। डिसेमिनेट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान तक क्या करना, पहुंचाना। देखो जो हैक वाला सिस्टम है फिर वो अलग चीज है। अब हैकिंग और डिस्क्रिप्शन इंक्रिप्शन दो अलग अलग कंसेप्ट हैं। अब इसका मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे होता है। नॉर्मली एप्पल फोन हैक नहीं होता, कभी भी नहीं होता। 0.00001% चांस भी नहीं है कि आपका एप्पल का फोन है वो कभी हैक हो जाएगा। अब होता एंड्रॉयड भी नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एंड्रॉयड फोन में जब आप प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करते हो तो वो ऐप आपके लिए हार्मफुल नहीं होती है बेसिकली तब तक जब तक सब उसको इस्तेमाल करते हैं, अनलेस अनटिल सरकार के द्वारा कोई नोटिफिकेशन निकला जाता है कि भाई ये ऐप है इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। अब लोग क्या करते हैं, लोग बहुत सारी ऐसी ऐप्स को डाउनलोड कर लेते हैं जो अननोन सोर्सेज से होती है। देखा होगा आप लोगों ने, प्ले स्टोर के अलावा अगर आप गूगल से कोई एपीके फाइल डाउनलोड करते हो तो उसको इंस्टॉल करने से पहले
उनको इंस्टॉल करने से पहले वो थर्ड पार्टी ऐप का एक्सेस मांगता है कि भाई अननोन सोर्स है तो इसको एक्सेस दे दो। अब वो अगर किसी हैकर की ऐप है और आपने उसको अपनी ऑडियो का वीडियो का एक्सेस दे दिया, असुर में भी तो यही चल रहा था। असुर जैसे रिसेंटली ये जो आपका दूसरा था चैट जीबी चैट आया था और एक आई थिंक पिंक चैट करके था, ये प्ले स्टोर पे नहीं थे। इस वजह से लोग इनको इस्तेमाल करते थे क्योंकि ये फीचर ज्यादा देते थे, लेकिन असल में ये लोगों का डेटा क्या करते थे, रिकॉर्ड करते थे, लोगों के डेटे को एक्सेस करते थे। तो इस वजह से अगर आप सही तरीके से फोन को इस्तेमाल करोगे तो आपका फोन हैक नहीं हो सकता, लेकिन आप अगर किसी को एक्सेस दे देते हो तो ऑब्वियसली बात है फिर तो हो गई। सेम वही है डेफिनेशन, ठीक है। क्योंकि देखो अब ऑब्वियसली बात है वो आपके फोन को इस वजह से ही हैक कर पा रहा है क्योंकि उसको हैक करने की परमिशन किसने दी है, तुमने ही तो दी है। जब उसने आपसे एक्सेस मांगा तो आपने यस कर दिया, तो अब आप खुद उसको बोलते हो कि बेटा मेरे फोन को हैक कर ले, चल आ जा मेरे फोन को हैक कर ले। तो अब जब आपने उसको खुद ही अलाउ किया है तो वो तो फिर हैक करेगा ही ना। उसके बाद फिर आप रोगे कि सर मेरा फोन हैक हो गया, मेरा बैंक अकाउंट हैक हो गया। जैसे मैंने आपको रिसेंटली 5-7-10 दिन पहले वो न्यूज़ बताई थी, न्यूज़ क्या मतलब मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था, वो मैंने आपको बताया था। ये कोरियर वाला जो फोन पे लिंक भेजते हैं 5 रुपए, बताया था ना। तो वही चीज है, ये अलग अलग लोगों के फ्रॉड करने के अलग अलग तरीके बना रखे हैं, तो इनसे जितना बच सकते हो उतना बचो। जैसे ये देखो, इस सिंपल सी फोटो को आप ध्यान से देखिए, यहां पर एक बंदा है जो सेंडर है, मैसेज भेजने वाले को सेंडर बोलते हैं और रिसीव करने वाले को रिसीवर बोलते हैं। तो ये अपना मैसेज सामने वाले को भेजता है यहाँ, और ये फिर इसका रिप्लाई करता है, फीडबैक दे देता है। तो ये कम्युनिकेशन। अच्छा ये कम्युनिकेशन है या इसको आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोलोगे? वी विल कॉल इट इफेक्टिव इस तरीके के कम्युनिकेशन को हम नॉर्मली कौन सा कम्युनिकेशन बोलते हैं? वी कॉल इट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन। इफेक्टिव क्योंकि टू वे है, आपने अपनी बात को रखा, उसने आपकी बात को सुना और उसने अपनी बात को रखा, तो एक दूसरे के साथ क्या है, एक लूप में आप इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हो, इस तरीके से शेयर कर रहे हो। इसके पास एक मीडियम है, क्या, मोबाइल, और ये रिसीवर है। फोन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू ये अपनी बात है उसको पहुंचा रहा है या पहुंचा रही है। और ये जो बात हो रही है इनके बीच में, ये जो चैट हो रही है, अब इसमें क्या बोल रही है, मूवी स्टार्ट्स एट 9, कैन यू ड्राइव अस, कि 9 बजे मूवी शुरू होगी, क्या तुम गाड़ी लेके आ सकती हो। ये क्या बोलती है, या बी देयर बाय 8:30, कि तू 8:30 बजे वहां पर रहे। अब अगर आप इस वाले मैसेज को हटा दो, ये बिना रिप्लाई करे 8:30 बजे आ जाती है, लेकिन इसको नहीं पता था ना कि ये आने वाली है। फीडबैक नहीं है ना, यस और नो, फीडबैक तो नहीं है। चाहे वो 8:30 बजे पहुंच भी जाए, लेकिन
उसको ये चीज बतानी पड़ेगी कि आई विल बी देयर, आई विल बी देयर, तो ये उसको बताना पड़ेगा। एक्शंस का कोई लेना देना नहीं है इसके साथ, इसका एक्शंस के साथ कोई लेना देना नहीं है। अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो उसको कम्युनिकेशन तक लिमिटेड रखना पड़ेगा। इसलिए जो इसने रिप्लाई किया वो क्या हो जाएगा, फीडबैक, या फिर ये बोल सकते हो कि ये इसका अपना मैसेज है, ये फीडबैक है या इसका अपना मैसेज है जो इसने क्या किया है, जो इसने डिलीवर किया। अब कम्युनिकेशन के फीचर्स की अगर आप बात करें तो कौन कौन से फीचर होंगे। अगर आप नॉर्मल भाषा में अपने हिसाब से अपने माइंड के अकॉर्डिंग इस चीज को सोचने की कोशिश करें, अगर आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग, अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग इस चीज को समझने की कोशिश करो कि कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन से फीचर होंगे, तो काफी सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए। कौन कौन सी मैं बताता हूँ। सबसे पहले कम्युनिकेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कम्युनिकेशन पूरा दिन चलता रहता है, आपके अंदर आपके बाहर, लगातार पूरा दिन हम इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं, या हम इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं या कोई सेकंड थर्ड पर्सन है जो हमें इंफॉर्मेशन देता रहता है। तो कम्युनिकेशन क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो लगातार चलता ही रहता है। क्या है, एक ऐसा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो लगातार चलता ही रहता है, जो खत्म नहीं होता। दूसरा होता है ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब, ऑल परवेसिव का मतलब हर जगह पर, हर लेवल पे। एक ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप बात करो तो उसके छोटे से छोटे लेवल से लेके बड़े से बड़े लेवल तक हर जगह पर कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। सो इट इज एवरीवेयर, यूनिवर्सल। छोटे बच्चे हैं वो भी बात करेंगे, थोड़े से बड़े बच्चे हैं वो भी बात करेंगे, अडल्ट हैं वो भी बच्चे बात करेंगे, मेल फीमेल भी बात, मतलब हर जगह पर कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि बिना कम्युनिकेशन से ना तो आज के टाइम पे कुछ काम होता है और ना ही आप अपनी बात को किसी दूसरे बंदे के साथ शेयर कर पाते। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, इसको दोबारा समझ लो। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो एक टू वे प्रोसेस है। क्या है, टू वे प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर फीडबैक का कंसेप्ट होता है। कम्युनिकेशन तो आपका वन वे भी हो सकता है, लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को बढ़ाना चाहते हो, इफ यू वांट टू नो, इफ यू वांट टू मेक इट इफेक्टिव, तो उस केस में आप लोगों को उसके अंदर फीडबैक है वो डालनी पड़ेगी। आपकी बात सामने वाले बंदे तक पहुंचे या फिर सामने वाला बंदा आप तक अपनी बात को पहुंचाए, उसको आप टू वे प्रोसेस बोल दो। क्लियर है। कम्युनिकेशन में हमेशा कॉन्टेक्स्ट होता है, जो मैंने आपको पहले बताया था। क्या कह रहे हो एंड कैसे कह रहे हो। अभी आगे आपको एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा जिसको आप बोलते हो मेटा कम्युनिकेशन, जिसका मतलब होता है कि आप जो बोल रहे हो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप कैसे बोल रहे हो। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ, जब भी आप कम्युनिकेशन करते हो तो उसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है। एक ही चीज़ को आप अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हो, या ये बोल सकते हो कि आपको बोल दिया जाएगा कि अच्छा ये एक स्टेटमेंट है और इसको आप अलग अलग कंटेक्स्ट में कैसे यूज करोगे। मैं आपको इसकी बहुत सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। आप लोगों को याद होगा पीके मूवी, पीके मूवी आप लोगों ने देखी होगी। उसमें ना एक जेल का सीन है जहां पर वो अच्छा वर्ड का इस्तेमाल करता है, वो सेम वर्ड को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज करता है। देखा होगा, अच्छा अच्छा तो 5-6
कॉन्टेक्स्ट में क्या करता है, वो उसको यूज करता है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन। उसको आप कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं, है ना, इस वजह से। तो जैसे इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल लिखी हुई है, आपको एक पानी का गिलास चाहिए और आपके घर में अलग अलग लोग हैं, तो आप अपनी मम्मी से अलग तरीके से पानी मांगोगे, पापा से तो आपकी हिम्मत ही नहीं होगी पानी पानी मांगने की, आपका कोई छोटा भाई है तो उस पर रोब जमा के पानी मांगोगे, और अगर आपसे कोई बड़ा बहन भाई है तो उसकी रिक्वेस्ट करके पानी मांगोगे, समझ रहे हो ना। तो वो जो पानी मांगने की जो बात है वो आपका कम्युनिकेशन है, लेकिन कौन से कॉन्टेक्स्ट में वो कैसे बोलना है, कौन से कॉन्टेक्स्ट में उस बात को कैसे बोलना है, ये उसका कॉन्टेक्स्ट निर्धारित करता है, ये उसकी टोन निर्धारित करता है। ये उसकी टोन निर्धारित करता है, ठीक है जी। दिस इज व्हाट वी कॉल कॉन्टेक्स्ट। कि कम्युनिकेशन में कॉन्टेक्स्ट होता है, कोई भी कम्युनिकेशन आप कोई भी बात बिना कॉन्टेक्स्ट के कभी कर ही नहीं सकते। So according to circumstances, according to situations, according to person, जो आप लोगों का कम्युनिकेशन होता है वो चेंज हो जाता है। It always changes as per the situations. सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, ये चेंज हो जाता है। अब इसके अंदर दो चीजें होती हैं, सिमिट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री। सिमिट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब मैं आप लोगों को समझा देता हूं, यहां पर समझाता हूं। सिमिट्री का मतलब होता है सेम, एक ही जैसी, और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब ऑपोजिट, या दो चीजें ऐसी जो मिलके एक चीज बनाती हैं। तो बोलते हैं कि कम्युनिकेशन में सिमिट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट यूज होता है। कैसे, देखो फॉर एग्जांपल है, ये आप दोस्त हो और ये आप लोगों का दोस्त है, आप भी मैथ में बहुत अच्छे हो, आपका दोस्त भी मैथ में बहुत अच्छा है, तो आप लोग अच्छे दोस्त बन जाओगे और आप मैथ के बारे में डेली कम्युनिकेशन करोगे, बात करोगे, क्योंकि आपका दोनों का मैथ अच्छा है ना, यस और नो। आपका दोनों का मैथ अच्छा है तो आप एक दूसरे के साथ क्या करोगे, अच्छे तरीके से बात कर पाओगे, तो वही कम्युनिकेशन की जो सेंस है वो आप लोगों के अंदर क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। ठीक है जी, दिस इज व्हाट वी कॉल सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब सेम, जब दोनों लोग एक ही माइंडसेट के साथ सामने आते हैं, जब दो लोग एक ही माइंडसेट के साथ सामने बैठते हैं। दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री, जब दो लोग मिलके किसी एक चीज को कंप्लीट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप ए हो बी हो, आपका मैथ अच्छा है, मैथ आपका पॉजिटिव है, लेकिन इंग्लिश खराब है, इंग्लिश आपकी नेगेटिव है। वहीं पर आपका जो दोस्त है उसका मैथ है वो नेगेटिव है और जो इंग्लिश है वो पॉजिटिव है, तो आप लोग एक दूसरे को अपना अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पढ़ा दोगे, ये वाला इसको मैथ पढ़ा देगा और ये वाला इसको इंग्लिश पढ़ा देगा। So this is what we call complementary। तो जब दो लोग मिलके किसी एक चीज को पूरा करते हैं, दो लोग मिलके जब एक दूसरे को पूरा करते हैं, मैं हिंदी बोल आती है क्या, मैं बोल रहा हूँ आपको इंग्लिश समझ नहीं आता, तो इस केस में ये कभी भी उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है बोल रहा हूँ वो स्टैंडिंग बाहर
है, और जो अंडरस्टैंडिंग क्या है, कॉमन एक लैंग्वेज होना, एक ऐसी भाषा जो दोनों पार्टीज को समझ आए, वो जो दोनों समझ आए होती वो जरूरी। देन मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंदर है देन आ जाता है मीटिंग ऑफ माइंड्स इज नेसेसरी। मीटिंग ऑफ माइंड्स का मतलब क्या हुआ, कम्युनिकेशन तब ज्यादा होता है, इफेक्टिव होता है जब दो लोग एक जैसी थिंकिंग या एक जैसी चीज के साथ एग्री करते हैं। रिसीवर मस्ट कॉम्प्रीहेंड द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द मैसेज दैट द सेंडर वांट्स टू अंडरस्टैंड। अब इसमें क्या होता है, मीटिंग ऑफ माइंड्स का मतलब क्या हुआ, जिसके साथ आपका मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं होगा वहां पर आप बात नहीं करोगे। आपकी मौसी का कॉल आ गया और आपकी मम्मी ने आपको बहुत बात करने को बोल दिया, तो आप क्या बोलोगे, हेलो मौसी, नमस्ते, कैसे हो, अच्छी हूँ, आप बताओ, पढ़ाई ठीक चल रही है, हाँ लो मम्मी से बात करो। आप इतनी ही बात करते हो, लो मम्मी से बात करो। क्यों? क्योंकि आपका मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है। वहीं पर मौसी की लड़की का कॉल होगा तो हो सकता है तुम 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे भी उसके साथ बात करते हो। So this is what we call meeting of minds. Meeting of minds. The message must have some substance. Substance का मतलब क्या हुआ कि उस मैसेज की सेंडर या रिसीवर के लिए की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, तो ही कोई बंदा उसमें इंटरेस्टेड होगा। जैसे क्लासरूम में जैसे मोस्टली गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स को अगर शॉपिंग के बारे में या फिर मेकअप के बारे में बात की जाए तो पूरा दिन बात कर सकते हैं, यस और क्योंकि उनके लिए वो चीज सब्सटेंशियल है, उनके लिए उन चीज में इंटरेस्ट है। वो पूरा दिन शॉपिंग, पूरा दिन मेकअप के बारे में बात करने को बोलो तो वो बोलेगा। वहीं पर अगर बॉयज को बोलो शॉपिंग के बारे में या मेकअप के बारे में तो वो बात नहीं कर सकती, क्योंकि वो चीज उनके लिए कॉन्टेक्चुअली सब्सटेंशियल नहीं। वहीं पर अगर आप लड़कों के लिए बाकी चीजों का, ठीक है, जैसे कुछ भी जो घूमना, ट्रैवलिंग हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ट्रैवल हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, तो उस चीज के बारे में बात करोगे तो वो ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। गैजेट्स के बारे में, यस, तो वो उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। समझ रहे ना? तो सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ कि वो उसी चीज में इंटरेस्टेड हैं, तो उसी चीज के अंदर वो जाके बात करने की कोशिश करेंगे, राइट? कम्युनिकेशन कैन बी कंडक्टेड थ्रू गेस्चर्स। कम्युनिकेशंस में आप अपने गेस्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। समझ आया? गेस्चर्स का मतलब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हो। क्लासरूम में हम कई बार इशारों से बात कर लेते हैं या नहीं कर लेते हैं? आपके पास अलग अलग सिंबल्स हैं, जैसे ये विक्ट्री साइन के लिए यूज हो जाता है, ये बहुत अच्छे के लिए यूज हो जाता है, ये स्टॉप के लिए यूज हो जाता है, ये बाय। तो इसके साथ आप कुछ ना भी बोलोगे तो भी चलेगा। मतलब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, आईज के थ्रू, अपने मूवमेंट्स के थ्रू क्या कर सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो साइंस के थ्रू। देन ऑफ डिफरेंट टाइप, कम्युनिकेशन अलग अलग तरीके का है, यस, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, ओरल है, रिटन है, बहुत तरीके का कम्युनिकेशन जो आपको देखने को मिलता है। और कम्युनिकेशन ऑलवेज हैज अ कॉन्टेक्स्ट, और कम्युनिकेशन में हमेशा क्या होगा,
एक कॉन्टेक्स्ट होगा। कॉन्टेक्स्ट मैंने आप लोग को अभी बता दिया है, विदाउट कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स एंड एक्शंस डू नॉट कैरी एनी मीनिंग एट ऑल। विदाउट कॉन्टेक्स्ट जो वर्ड्स हैं या मीनिंग के जो हमारे ये हैं वो कोई मीनिंग नहीं रखते, उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता, दे आर मीनिंगलेस। दे आर मीनिंगलेस, मीनिंगलेस। क्लियर है? तो इस वजह से कॉन्टेक्स्ट होता है। अब ये जो कॉन्टेक्स्ट है, सब्सटेंस होता है इंपॉर्टेंस, कॉन्टेक्स्ट होता है जो डिपेंड करता है सिचुएशन। अब कॉन्टेक्स्ट में फिजिकल कॉन्टेक्स्ट आता है। फिजिकल कॉन्टेक्स्ट का मतलब कि फिजिकल मतलब इन्वायरमेंट। कि इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा असर डालेगा आपके कम्युनिकेशन पे। पहले बात तो कोई कम्युनिकेशन कहाँ पे हो रहा है, पब्लिक में, कॉन्फ्रेंस रूम में, क्लासरूम में, तो एम्बियंस भी बोल देते हैं, इन्वायरमेंट। अब उस इन्वायरमेंट में सही से लाइट नहीं आ रही, पंखा नहीं चल रहा, बहुत ज़्यादा एसी ज़्यादा चल रहा है या एसी चल ही नहीं रहा, तो क्या उससे कम्युनिकेशन पे असर पड़ेगा? क्या ये सब चीज़ें कम्युनिकेशन को इफेक्ट करेंगी? बताओ। क्या ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन को इफेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी? इफेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी? बिल्कुल करेंगी। तो दिस इज व्हाट वी कॉल फिजिकल कॉन्टेक्स्ट। देन आ जाता है सोशल कॉन्टेक्स्ट। सोशल कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है रिलेशनशिप। जिस ऑडियंस के साथ आप बात कर रहे हो उसके साथ आपका रिलेशन कैसा है। अगर उनके साथ अच्छा रिलेशन है तो कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा। अगर आप उनके साथ पहली बार कम्युनिकेशन कर रहे हो तो हो सकता है आपको कम्युनिकेशन करने में दिक्कत हो, या अगर आपका उनके साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, आप उनको अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पर भी कम्युनिकेशन में दिक्कत होगी। रोल एंड स्टेटस रिलेशन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ मैसेज, नॉर्म्स एंड कल्चर ऑफ द सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रेंड्स अटेंडिंग अ पार्टी विल बी डिफरिंग पीपल अटेंडिंग अ मीटिंग इन ऑर्गेनाइजेशन और डॉक्टर अटेंडिंग अ पेशेंट। सिंपल। वही चार दोस्त एक शादी में जा रहे हैं और वही चार दोस्त एक कंपनी में काम कर रहे हैं और एक कंपनी की फॉर्मल मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं, तो दोनों में फर्क होगा या नहीं होगा? वही चार दोस्त अगर एक शादी में जाएंगे तो वहां पर उनका कम्युनिकेशन अलग होगा, एक कम्युनिकेशन का तरीका या कम्युनिकेशन का स्टाइल क्या होगा, अलग होगा। लेकिन वहीं पर अगर वही दोस्त किसी दूसरी जगह पर जा रहे हैं, किसी शादी में जा रहे हैं और वहां पर वो कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर चीजें डिफरेंट तरीके से काम करेंगी। Yes or no? So this is social context. Then आता psychological context. Psychological का मतलब आपके माइंड के अंदर क्या चल रहा है। ये तो थक जाते हैं कई बार, माइंड आपका सही नहीं होता, डिस्टर्ब होते हो, मूड है वो ऊपर नीचे हो जाता है, कई बार आप खुश होते हो, तो उसका भी आपके कम्युनिकेशन पे असर होता है। यस और नो? यस और नो? सो दैट इज व्हाट वी कॉल साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। उसको हम क्या बोल देते हैं? साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। देन आ जाता है टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट। टेम्पोरल का मतलब होता है टाइम से रिलेटेड। हम किस टाइम पे कम्युनिकेशन करेंगे ये भी बहुत मैटर करता है। जैसे अर्ली मॉर्निंग में नॉर्मली आप गाने नहीं सुनते हो, हमारे घरों में भजन गुरबानी वगैरह भगवान का नाम लिया जाता है सुबह के टाइम पर। जो मीटिंग्स होती हैं तो ज़्यादातर आफ्टरनून में होती हैं, जो पार्टीज होती हैं वो ज़्यादातर रात में होती हैं। तो ये हर चीज़ का एक टाइम है और उसको टेम्पोरल कंटेक्स्ट बोल देते हैं कि कॉन्टेक्चुअली देखा जाए तो वो चीज़ किसके साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको आप टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट बोल देते हो, दैट इज अकॉर्डिंग टू टाइम। किस तरीके का टाइम है और उसको हम किस तरीके से कंसीडर करें, दैट इज व्हाट वी कॉल टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट। राइट, उसको टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट मतलब टाइम
माइंड से रिलेटेड है। अब ये देखो, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट का मतलब जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिसिपेंट, सीटिंग, तो ये पहली बात। दूसरा, सोशल कॉन्टेक्स्ट। सोशल कॉन्टेक्स्ट का मतलब आप लोगों का रिलेशनशिप कैसा है दूसरे लोगों, द नेचर ऑफ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप ऑफ। हिस्टोरिकल का मतलब, इसमें हिस्ट्री का मतलब होता है पास्ट। तो कोई पुरानी, सपोज करो मैंने आज भी लेक्चर लिया और कल भी लेक्चर लूंगा, तो कल की बात को आज की इंफॉर्मेशन के साथ रिलेट करना है ना, बैकग्राउंड ऑफ प्रीवियस इंफॉर्मेशन। जैसे होता है ना कि पुरानी इंफॉर्मेशन को नई इंफॉर्मेशन के साथ लिंक कर देना, व्हेन वी ट्राई टू लिंक प्रीवियस नॉलेज विद द न्यू नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज को नई नॉलेज के साथ रिलेट करना। देन आता कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। अब कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी होता है, क्योंकि देखो हर कल्चर का अपना अपना तरीका है और उसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन भी चेंज हो जाता है। अगर आप इंडिया के अंदर ही देखते हो तो जो नॉर्म्स हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, वो कैसे चेंज होते हैं। जैसे एक मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर आप नॉर्थ में देखोगे, या अगर ऐसा बोलते हो इंडिया में ही देखोगे, हिंदू धर्म में, सिख धर्म में वाइट कपड़े तब पहने जाते हैं जब किसी की डेथ हो जाती है, लेकिन क्रिश्चियन धर्म में वाइट कपड़े तब पहने जाते हैं जब लड़की की शादी होती है। हम ब्लैक कपड़े तब पहनते हैं जब किसी का शोक मनाया जाता है, लेकिन वहां पर लड़का शादी के टाइम पे ब्लैक कपड़े पहनता है। समझ रहे हो ना? तो ये तो एक सिंपल एग्जांपल है, दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है। तो यही चीज है जो क्या हो रही है, चेंज होती है। यही चीज है जो आपको ये बताती है कि असल में कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। अब कम्युनिकेशन कैसे काम करता है, एक नॉर्मल तरीके से अगर आप देखते हो तो कम्युनिकेशन कैसे काम करता है। जो बंदा मैसेज भेजने लगा है उसके पास एक आइडिया है, सेंडर हैज एन आइडिया, सेंडर हैज एन आइडिया कि भाई कोई भी सेंडर है उसके पास एक आइडिया होगा। वो उस आइडिया को क्या करेगा, एनकोड कर देगा। एनकोड करने का मतलब क्या कर देगा, वो उस आइडिया को लॉक लगा देगा। फिर वो उस मैसेज को एक मीडियम के थ्रू, एक चैनल के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट कर देगा। लॉक मतलब, लॉक नहीं समझते यार, लॉक हो गया मतलब रिसीवर गेट्स द मैसेज। फिर वो मैसेज किसके पास पहुंचता है, रिसीवर के पास पहुंचता है। फिर उसको वो डीकोड करेगा। डीकोड करने का मतलब क्या हुआ, उसको वो ओपन करेगा। ओपन करेगा। फिर उसको अंडरस्टैंड करने के बाद रिसीवर है वो फीडबैक देगा, क्योंकि उसको बात समझ में आ रही है तो वो क्या कर देगा, वो फीडबैक प्रोवाइड कर देगा। वो बता देगा कि ये मैसेज मेरे को समझ आ गया है, ये मैसेज मेरे को समझ आ गया है और इस मैसेज का ये मीनिंग, ये मैसेज मेरे को समझ आ गया है और इस मैसेज का ये मीनिंग। फीडबैक है वो रिस्पॉन्स है, समझ रहे हो ना?
मतलब जैसे मैंने कोई मैसेज भेजा, सामने से जो फीडबैक है वो मेरे लिए तो फीडबैक है, लेकिन सामने वाले बंदे के लिए वो एक मैसेज, ठीक है, उसके लिए वो फीडबैक नहीं है, उसके लिए वो एक मैसेज ही है, वो मेरे लिए रिसीविंग एंड पे आ रहा है। मतलब सेंडर और रिसीवर अपने रोल को क्या करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे। रिसीवर और सेंडर है वो अपने रोल को क्या करते रहेंगे, दे विल चेंज देयर रोल, वो अपने रोल को क्या करते रहेंगे, चेंज करेंगे। इस टाइम पे जो सेंडर का रोल है बाद में वो रिसीवर का रोल बन जाएगा, और जो इस टाइम पे रिसीवर का रोल है बाद में किसका रोल बन जाएगा, सेंडर। अब जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कुछ चीजें दिमाग में रखनी पड़ती हैं। पहली बात तो हर कोई बंदा एक्सपर्ट नहीं होता। कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट होने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं। कॉज का मतलब होता है एक तरीके से मेजरमेंट टूल बोलते हैं। जितने आप एफर्ट्स करोगे, जितनी आप ज्यादा कम्युनिकेशन करोगे, जितना आप बोलोगे, उतना आप क्या हो जाओगे, किसी भी चीज में एक्सपर्ट हो जाओगे। दूसरा, कम्युनिकेशन से सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी, इसको ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। अब ये वाला एक पॉइंट है, ये प्रैक्टिकली तो देखा जाए कम्युनिकेशन को ब्रेक डाउन किया जा सकता है, लेकिन आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एनटीए वाले इस चीज को नहीं मानते। एनटीए वाले ये मानते हैं कि कम्युनिकेशन को ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। कम्युनिकेशन इज नॉट इनहेरेंटली गुड, ये पैदा होती है, आप कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट नहीं होते हो या इनबिल्ट नहीं होता, आप लोगों को एफर्ट्स करने ही पड़ते हैं। मोर कम्युनिकेशन इज नॉट ऑलवेज बेटर, पहले ये बोलो। परवेसिव का मतलब है हर जगह पे होता है। अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन कर रहा है तो हो सकता है वो बकवास कर रहा हो, समझ लो, टू द पॉइंट बात की जा सकती है। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई अगर ज्यादा कम्युनिकेशन कर रहा है, अगर कोई बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन कर रहा है तो वो इरिटेट भी कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो बंदा आप लोगों को जस्ट इरिटेट कर रहा है। होता है, कई लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, चुगली करते हैं, तो उसको बोल दिया जाता है कि ज्यादा कम्युनिकेशन का मतलब ऑलवेज बेटर नहीं होता। अब ये नहीं बोल सकते कि वो हमेशा बेटर ही हो। कम्युनिकेशन को तोड़ा नहीं जा सकता। जो बैरियर्स होते हैं वो असल में कम्युनिकेशन को ब्रेक डाउन करते हैं। ओके, अगर आप कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, इफ यू वांट टू मेक इट इफेक्टिव, क्या बोलते हैं कि यार कम्युनिकेशन है, अगर वो इफेक्टिव होगा, कैसे इफेक्टिव होगा, क्या क्या किया जा सकता है, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या हुआ कि जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आपको अपने बारे में नॉलेज है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या हुआ कि आपको अपने बारे में पता है, यू नो व्हाट यू आर डूइंग, व्हाई यू आर डूइंग। अडेप्टेबिलिटी,
अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज में अपने आप को अडेप्ट कर रहे, जैसा होता है ना कि आप एक जगह से किसी दूसरी जगह पर जाते हो, वहां पर एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर लेना, अपने आप को एडजस्ट कर लेना, एडजस्ट बोल देते हो। तो जो बंदा जितनी जल्दी एडजस्ट कर लेगा किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में जाके, वो उतना ज्यादा अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन कर पाएगा। एम्पैथी, एम्पैथी होता है सामने वाले को अंडरस्टैंड, एडजस्ट एक जगह से किसी, तो जो बंदा जितनी जल्द पर होता तो ये सिचुएशन कैसी होती। अभी मैं कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी, अब देखो कम्युनिकेशन के साथ आपकी कॉग्निशन का लेना देना है सर, सारा कॉम्बिनेशन का ही तो लेना देना है, थॉट्स का ही तो लेना देना है, अंडरस्टैंडिंग का ही तो लेना देना है। तो अगर वो कॉग्निशन से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन में आपको ये चीज होनी जरूरी है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है, क्लियर, राइट, बताइए, सिंपल। चलो अरे मतलब आप ऐसा समझ सकते हो ना कि कॉग्निशन कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या हुआ कि आपकी अपने माइंड के प्रति ऐसा समझ सकते हो ना कि कॉग्निशन कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या हुआ कि आपकी अपने माइंड के प्रति परसेप्शन, अपने माइंड के प्रति अंडरस्टैंडिंग कैसी है। क्योंकि कॉग्निशन कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ही क्या हुआ है कि जो चीजें हैं वो सिंपल नहीं है। यस सुनो, आपका माइंड इतना सिंपल तो नहीं है, आपका माइंड इतना सिंपल तो नहीं है और ना ही उसकी वर्किंग इतनी सिंपल है, लेकिन आप उसको कितना सिंपल रखते हो, सिंपल रखते हो, उससे आप ये डिसाइड कर पाते हो कि ये चीज सही है या ये चीज गलत है। क्लियर? यस। Being aware of behavior and effect on others, how behavior fit or does not fit certain situations या certain settings। कैसे? जब आपको अपने बिहेवियर की नॉलेज है, जब आपको अपनी सेल्फ अवेयरनेस है, तो वहां पर जो कम्युनिकेशन का लेवल होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, दैट विल इंक्रीज हो जाएगा या नहीं। यस सर, इट विल इंक्रीज। द एबिलिटी टू अडैप्ट वंस कम्युनिकेशन टू फिट सर्कमस्टांसेस। अलग अलग तरीके के सर्कमस्टांसेस में जब आपको बात करने की का मौका मिलता है, तो उस केस में आप
उन सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन को अडेप्ट कर लेते हो और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ जाते हो। एबिलिटी टू थिंक एंड फील एज अदर्स डू, मतलब वही एम्पैथी। कि आप सामने वाले को किस तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हो, हाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अ गिवन सिचुएशन इन मल्टीपल वेज। कई बार क्या होता है कि जब आप एक बात को एक तरीके से बोलते हो तो वो सामने वाले को कई बार समझ नहीं आती। तो एक चीज को या एक मैसेज को डिलीवर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स या डिफरेंट अप्रोचेस का इस्तेमाल किया जाता है। यू यूज डिफरेंट मेथड्स। A code of morality और set of ideas what is right, वही है कि क्या सही है क्या गलत है। तो मतलब कम्युनिकेशन के अंदर भी मॉरल्स की, एथिक्स की बहुत इंपॉर्टेंस, मॉरल्स की, एथिक्स की क्या है, काफी इंपॉर्टेंस। ऑब्जेक्टिव पर्पस कम्युनिकेशन में आपको बता ही चुका हूं कि आप किसी को ऑर्डर देने के लिए, किसी से बात करने के लिए, किसी को अपना मैसेज डिलीवर करने के लिए, ठीक है। तो ये पढ़ो या ना पढ़ो इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप लोगों को कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, दैट विल बी टोटली बेस्ड ऑन योर कॉमन सेंस। कॉमन सेंस या फिर अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? कॉमन सेंस या फिर अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करेगा कि वो मैसेज आपको समझ आया या वो बात आपको समझ आई है या नहीं। निमोनिक्स, अब आता है निमोनिक्स। निमोनिक का मतलब हम ऑलरेडी आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं कि एक ऐसा तरीका बना लिया जाता है, एक ऐसा मेथड बना लिया जाता है जिससे हम क्या करते हैं, हम चीजों को इजीली रिकॉल कर पाते हैं। तो इसकी जो रिसर्च हुई थी वो 1967 में जेराल्ड आर मिलर के द्वारा इसको निकाला गया था, जिसमें इसने बोला था कि आप किसी चीज को क्या करना चाहते हो, लंबे समय तक याद रखना चाहते हो, कोई रिकॉल करना चाहते हो, तो उसके लिए आप एक अलग अलग मेथड्स, अलग अलग छोटे छोटे ट्रिक्स है वो इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे नंबर्स, कुछ ऐसे सिंबल्स याद रख सकते हो जिससे कि आपको वो चीजें याद हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, ये राइफल को शूट करना चाहते हो, व्हाट यू वांट टू डू, यू वांट टू शूट अ राइफल। आप एक राइफल को शूट करना चाहते हो, तो उस राइफल को शूट करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, उसको ब्रास के नाम से याद रखना। ब्रास मतलब पहले ब्रीथ, बी से मतलब ब्रीथ, आर से रिलैक्स, देन एम, साइड एंड स्क्वीज। तो ये है आप लोगों को तरीका बताया हुआ है कि अगर आप शूट करना चाहते हो तो ये, जैसे इसी में आता है कि वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर एक वर्ड किस, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। और भी हमने कितने सारे बना रखे हैं अपनी क्लास में भी। वो स्कूल टाइम पे आप लोगों को वर्ड्स के क्या बोलते हैं, ये जो आप जो बोल रहे हो ना, ये नहीं है, ये तो आप एक्रोनिम बोल रहे हो, फुल फॉर्म की बात नहीं हो रही। फुल फॉर्म तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, एब्रीवेशंस नहीं है ये कॉन्सेप्ट्स को बताया हुआ। ब्रास कोई एब्रीवेशन थोड़ी है, या किस कोई एब्रीवेशन थोड़ी है। दीज आर इंस्टेड यू कॉल इट की वर्ड्स। की वर्ड्स कैसे कैसे याद रखोगे, बताया था ना, एसएसआर, जो एसएसआर अपना सीवी लेके, है ना, बीबीसी बताया कि कितने सारे तो निमोनिक आप लोगों को याद करवाए हैं। तो वो रिजेक्टेड, तो दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द एक्रोनिम्स। जो एक्रोनिम्स होती हैं उनसे ये क्या है, दे आर डिफरेंट।
ये उनसे अलग है। इनके एक्रोनिम्स के साथ कोई लेना देना नहीं, वो अलग हैं और ये अलग है, ये अलग है और वो अलग है। फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके हम कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस दैट यू कैन परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन फंक्शन, मतलब आप इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए या फिर डिसीजन मेकिंग के लिए कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हो। ऑर्गेनाइजेशन में होता है ना, ऊपर से नीचे तक नोटिस आते हैं, उन नोटिस के अकॉर्डिंग एक्ट करना पड़ता है और उन नोटिस के अकॉर्डिंग चीजें काम करती हैं, उन नोटिस के अकॉर्डिंग क्या करती हैं, चीजें काम करती हैं। देन आता मोटिवेशन फंक्शन, आप किसी को मोटिवेट करना चाहते हो, क्लासरूम में मोटिवेट करने के लिए या किसी भी तरीके से मोटिवेट करना चाहते हो, तो किसी को मोटिवेट करने के लिए भी आप कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हो, यू यूज कम्युनिकेशन। कंट्रोल फंक्शन, किसी को ऑर्डर देने के लिए, किसी को ड्यूटीज, अथॉरिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब चीजों के लिए भी कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। और इमोटिव मतलब इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, रोने के लिए, खुशी जाहिर करने के लिए ये किसका इस्तेमाल किया जाता है, we use communication, we use feelings, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करके। रोना, हंसना, चिल्लाना, ये सब क्या है, ये सब आप लोगों के इमोशनल फंक्शन है, इमोटिव फंक्शन। लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, एक दूसरे के साथ बात करने के लिए, सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, हम कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। हम कम्युनिकेशन का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। फंक्शंस में देखो, जैसे अपडेटेड फॉर डिसीजन मेकिंग, आपको कम्युनिकेशन के थ्रू आप डिसीजन मेकिंग में लेते हो, क्या डिसीजन लेना है उसमें कम्युनिकेशन। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग चीजों को लेके अलग अलग तरीके के डिसीजंस लिए जाते हैं, तो उन डिसीजंस का जो स्कोप होता है, वो डिसीजन किस चीज पे डिपेंड करते हैं, वो कम्युनिकेशन पे ही डिपेंड करते हैं। पहली बात, एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शन, एजुकेशन के लिए, किसी को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, किसी को ऑर्डर देने के लिए। स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ग्रुप, जैसे ग्रुप बना दिए जाते हैं, अब ग्रुप के अंदर कम्युनिकेशन सही तरीके से होगा तो ग्रुप की जो वर्किंग है वो सही रहेगी। मोटिवेशन एंड मोरल, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों के मोरल को इंक्रीज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, चाहे वो कंट्रोल फंक्शन से रिलेटेड हो, चाहे तो किसी के एक्शंस को कंट्रोल करने की बात हो, उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल करते हो। देन कल्चर प्रमोशन, आप कम्युनिकेशन के थ्रू, जैसे यूट्यूब पे भर के वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो आप अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए कम्युनिकेशन करते हो। इंटीग्रेशन वही है, सारी चीजों को लिंक करने के लिए। और कम्युनिकेशन के अंदर ना लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन का कनेक्शन सिर्फ बोलने से होता है। कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट स्पीकिंग ओनली, स्पीकिंग तो इसका एक पार्ट है। सबसे पहले क्या करोगे आप, लिसन, पहले सुनोगे, फिर बोलोगे, फिर लिखोगे, फिर पढ़ोगे, ठीक है भाई। सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, तो ये क्या है, ये वो कुछ तरीके हैं, दीज आर सम ऑफ द मेथड्स जो कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करते हैं। जो क्या करते हैं बेटा, कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करते हैं। दे एक्चुअली इंक्रीज द कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। क्लियर है? ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं, ये कुछ ऐसे तरीके हैं
जो कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे। आई होप ये बात समझ आ गई। वही आ गया इमोटिव फंक्शन। इमोटिव का मतलब है इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हो, जैसे ओ माय गॉड, ओ नो। ये कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जहां पर इमोशंस का इस्तेमाल कर रहे हो। डायरेक्टिव किसी को डायरेक्शंस देने के लिए, कोई काम करवाने के लिए, ऑर्डर देने के लिए, जैसे फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कि मेरे लिए पानी का गिलास लेके आओ, ये चेयर लेके आओ, ये करो, ऐसा। देन आता है फैटिक फंक्शन। फैटिक फंक्शन होता है ओपनिंग। फैटिक बोलते हैं ओपनिंग को। ओपनिंग का मतलब क्या हुआ? ओपनिंग का मतलब होता है जब आप कोई स्पीच को ओपन करते हो, हेलो हेलो, कैन यू हियर मी, इंट्रो। इंट्रो टाइप होता है ना, स्टार्टिंग में आप ये चेक करते हो कि सब चीजें सही चल रही हैं या नहीं, टिक 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 टिक, हेलो हेलो, 1 2 3 माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो, इस तरीके से। उस तरीके के फंक्शंस को हम क्या नाम दे देते हैं? दीज आर कॉल्ड फैटिक फंक्शन। इसको हम क्या नाम दे देते हैं? इसको हम फैटिक फंक्शन का नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? We call them fatigue function. Then आता poetic function. Poetic function का मतलब क्या होता है कि किसी भी मैसेज की इसेंस होती है। पोएटिक फंक्शन का मतलब होता है कि आप वर्ड्स की इंपॉर्टेंस को कैसे बढ़ा देते हो, हाउ यू इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड्स। एक नॉर्मल वर्ड है और उसके साथ आप उसमें कुछ ऐसा ऐड कर देते हो कि उसकी खूबसूरती, उसके जो इंपॉर्टेंस है वो चेंज हो जाती है। जैसे एक वर्ड आपने लिखा अशोका और उसके साथ द ग्रेट लिख दिया, या अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो ये जो ग्रेट वर्ड है ये है, तो अब उस तब नाम तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, उसका जो एस्थेटिक है, उसकी जो खूबसूरती है वो क्या हो गई है? वो एनहांस हो गई। उसकी खूबसूरती क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई। उसकी खूबसूरती क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है, अट्रैक्टिव हो गई है, उसकी जो वेटेज है वो इंक्रीज हो गई है। समझ आया? यस सर। राइट। तो अशोका के साथ ग्रेट लगा दिया, द ग्रेट अशोक। समझ लो इस रेफरेंशियल फंक्शन। रेफरेंशियल फंक्शन का मतलब होता है एनी मैसेज दैट इज कंस्ट्रक्टेड टू कन्वे इंफॉर्मेशन। रेफरेंस के भी आप बोल देते ना कि भाई ये चीज, जैसे आप बुक्स में रेफरेंस दे देते हो कि ये वाली चीज यहाँ से ली गई है, आप रेफरेंस दे देते हो। अच्छा, रेफरेंस के लिए आप ये देख सकते हो, जैसे बोलते हो कि अच्छा रेफरेंस के लिए बेटा आप इस टॉपिक के बारे में आप और पढ़ना चाहते हो, तो रेफरेंस के लिए आप इस XYZ वेबसाइट को जाके देख सकते हो, या कुछ भी। कॉन्टेक्सुअल। अब कॉन्टेक्सुअल का मतलब क्या हुआ? आप कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, पर्टिकुलर काइंड ऑफ रीडर। ओके, इट्स सेट्स द टोन। राइट, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो जो सर्कमस्टांसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? यू आर ट्राइंग टू क्रिएट द कॉन्टेक्स्ट। आप उसके अकॉर्डिंग कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। क्या कर रहे हो? यू आर क्रिएटिंग द कॉन्टेक्स्ट। आप उस कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट कर रहे हो, उस माहौल को बनाने की कोशिश कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आप एक माहौल बना रहे हो और उस माहौल के अकॉर्डिंग आप चीजों को विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहे हो। यू आर जस्ट क्रिएटिंग समथिंग जो अभी होने वाला है उस चीज। देन आता है ह्यूरिस्टिक। देखो, ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या होता है? डिस्कवरी। ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है डिस्कवरी। तो कम्युनिकेशन के थ्रू एक वो जो क्यूरियोसिटी होती है आप उसको भी शांत करते हैं। Here we use language to gain knowledge, learn and explore the environment. A child use language to learn. This may be in the form of questions and answers or the kind of running commentary that frequently accompanies child's play. तो यहाँ पर क्या कर रहे हो? You are trying to find something. आप कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चनिंग करना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं हर रोज वो कितने सवाल करते हैं,
हर रोज वो कितने सवाल करते हैं, दे ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लोर मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर, एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए भी आप किसका इस्तेमाल करते हो, यू यूज्ड कम्युनिकेशन। क्यूरियोसिटी के लिए आप कम्युनिकेशन का इस्तेमाल, फॉर द सेक ऑफ क्यूरियोसिटी, राइट। मेटा लिंग्विस्टिक फंक्शन, अब कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो लैंग्वेज से बाहर चले जाते हैं। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड। मेटा वर्ड जब आप सुनते हो ना, मेटा का मतलब क्या होता है, बियॉन्ड। बियॉन्ड, किसी चीज से बाहर चले जाते हैं, लैंग्वेज से बाहर चले जाते हैं। जैसे बोलते हैं ना, आप क्या बोल रहे हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप कैसा बोल रहे हो। When language is used to speak about language, for example is grammar or dictionary, मतलब something, communication about communication। मेटा लैंग्वेज का मतलब लैंग्वेज अबाउट लैंग्वेज। जब आप लैंग्वेज में लैंग्वेज के बारे में पढ़ा रहे, टाइम के साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा, पहले जब हम स्कूल में होते थे तो होता था आई और वी के साथ शैल यूज करेंगे। अब आप हर चीज के साथ विल यूज कर रहे हो। पहले होता था ना कि अगर आई और डब्ल्यू है, सॉरी आई और वी है, आई और वी है, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए हम शैल का इस्तेमाल करेंगे। बाकी सब के लिए हम विल का इस्तेमाल करेंगे। बाकी सब चीजों के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, वी विल बी यूजिंग विल। लेकिन अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीजें चेंज हो गई। अब आप हर चीज के साथ किसका इस्तेमाल कर रहे हो, यू आर जस्ट यूजिंग द विल। राइट। इस वजह से अब दो तरीके के फंक्शंस होते हैं, डेनोटेशन और कॉनोटेशन। इससे कई बार पेपर में सवाल पूछा गया, इसको ध्यान से समझना। डेनोटेशन और कॉनोटेशन का मीनिंग क्या होता है। डेनोटेशन को आप डिक्शनरी डेफिनेशन बोल देते हो। डेनोटेशन को मतलब आप बोल सकते हो, यू कॉल इट, डेनोटेशन को आप लेक्सिकल भी बोल देते हो। मतलब किसी चीज का एक डिक्शनरी मीनिंग, उसकी डेफिनेशन। डिक्शनरी मीनिंग जो उसका लिटरल मीनिंग है, एग्जैक्ट मीनिंग है, जैसे जो डेफिनेशन लिखी होती है। और कॉनोटेशन को बोल देते हैं उसका जो इमोशनल मीनिंग है या जो उसका कल्चरल मीनिंग है। या फिर जो उसका कल्चरल मीनिंग होगा। ये बोल सकते हो दिस इज योर ऑब्जेक्टिव मीनिंग एंड दिस इज द सब्जेक्टिव। कैसे, एग्जांपल जैसे होम है। अब होम का जो डिक्शनरी में मीनिंग है वो अलग होगा, प्लेस वेयर पीपल लिव, समथिंग लाइक, तो ये तो डेनोटेशन हो गया। लेकिन घर को आप अपने हिसाब से होम स्वीट होम, घर एक मंदिर है, होम स्वीट होम बोल देते हो, होम इज टेम्पल बोल देते हो। ये वो चीजें जो आप फील करते हो, सिंबलाइज कर रहे हो। सो जहां पर कल्चर की बात हो रही है, कल्चर की बात हो रही है, इमोशंस की बात हो रही है, उसको आप कॉनोटेशन बोलते हो। उसको आप कॉनोटेशन।
तो ये बेसिक डिफरेंस है किसके अंदर, कॉनोटेशन और डेनोटेशन। पोएटिक फंक्शंस तो किसी वर्ड की खूबसूरती बढ़ाने के लिए होता है, लेकिन कॉनोटेशन है उसके अंदर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना। देन एक होता है सिमाइल, एक होता है मेटाफर। सिमाइल और मेटाफर, अब इसमें क्या होता है कि आप एक चीज को दूसरी चीज जैसा साबित करने की कोशिश कर रहे हो कंपैरिजन के लिए। ये दोनों वर्ड किसके लिए यूज किए जाते हैं, ये दोनों वर्ड कंपैरिजन के लिए यूज किए जाते हैं। बस फर्क क्या है, जब आप सिमाइल होते हो तो उसमें आप लाइक वर्ड इस्तेमाल करते हो, लेकिन मेटाफर में आप सिमाइल जो क्या बोलते हैं, लाइक वर्ड यूज नहीं करते हो। जैसे सिमाइल में आपने क्या बोला, माय बॉयफ्रेंड इज लाइक वाटरमेलन इन द समर। आपने लाइक मतलब दो चीजों को कंपेयर करने के लिए आपने लाइक वर्ड का इस्तेमाल कर दिया। माय फ्रेंड इज लाइक माय ब्रदर, ऐसा बोल दिया, माय फ्रेंड इज लाइक माय ब्रदर। तो जहां पर लाइक वर्ड लगा दिया आपने, मतलब उसको रिलेट कर दिया, एनालॉजी क्रिएट कर दी, तो वो सिमाइल हो जाएगा। लेकिन अगर आप विदाउट माय फ्रेंड इज माय ब्रदर, आप सिमाइल वर्ड, आप लाइक वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप उसको डायरेक्टली मेटाफर की तरह प्रेजेंट कर रहे हो, हाइपोथेटिकली प्रेजेंट कर रहे हो। मेटाफर देखा होगा आप लोगों ने, वर्ड यूज किया जाता है। यस, कैमल इज अ शिप ऑफ डेजर्ट। ये अगर कैमल इज लाइक शिप ऑफ डेजर्ट, अगर लाइक वर्ड यूज कर दिया तो वो सिमाइल बन जाएगा। लेकिन अगर लाइक वर्ड यूज नहीं किया, सीधा बोला कैमल इज अ शिप ऑफ डेजर्ट। और टाइगर इज किंग, टाइगर इज किंग बोल दिया तो वो मेटाफर है। अगर बोल दिया टाइगर इज लाइक किंग इन द जंगल, तो वो क्या हो जाएगा, सिमाइल हो जाएगा। तो दोनों को किसके लिए यूज किया जा रहा है, दोनों को एनालॉजी के लिए यूज किया जा रहा है। किसके लिए यूज किया जा रहा है, एनालॉजी के लिए यूज किया जा रहा है। इसके लिए एनालॉजी के लिए यूज किया जा रहा है, लेकिन एक जगह पर लाइक का इस्तेमाल हो रहा है और दूसरी जगह पर लाइक का इस्तेमाल नहीं। तो एक जगह पर आप लाइक का इस्तेमाल कर रहे हो और दूसरी जगह पर आप लाइक का इस्तेमाल नहीं कर रहे। उसके बाद था पैराफ्रेज का। पैराफ्रेज करने का मतलब क्या होता है, एक मिनट का ब्रेक ले लो फिर इसको शुरू करते हैं। पैराफ्रेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज इंपॉर्टेंट। पोएटिक और मेटाफर अलग अलग है भाई, आप कौन सी चीजों को कहां पे रिलेट कर रहे हो। एम्बियंस मतलब एनवायरनमेंट, जिस जगह पर जहां पर हो आपके इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट है उसको एम्बियंस बोल देते हैं। वी कॉल इट एम्बियंस। सराउंडिंग को बोल देते हैं एम्बियंस, सराउंडिंग। सराउंडिंग या दो चीजों को लिंक करने के लिए लेके लाइक वर्ड यूज कर दिया तो सिमाइल हो गया,
बिना लाइक के उसको दो चीजों को रिलेट कर दिया तो वो मेटाफर हो गया। मेटाफर का मतलब है कि आप, मेटाफर का मतलब होता है कि आप कॉन्टेक्चुअली दो चीजों को दिखा रहे हो जो कि रियलिटी में नहीं होती। जो रियलिटी में नहीं होती। अब पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या होता है मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ। चाहे 2 घंटे का हो, चाहे 2.5 घंटे का हो, 3 घंटे का हो, अब क्लास में बैठे रहो बस। क्योंकि क्लास में पिछले 5, 7, 10 दिनों में कुछ चीज़ों की वजह से ना कुछ लोगों को थोड़ा ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है कि 2 क्लासेस, अगर क्या बोलते हैं ना कि 2 यूनिट्स पेंडिंग है तो उनको लगता है कि पता नहीं ये ख़त्म ही नहीं करवाएगा, 4 यूनिट्स एक साथ करवा दिया। मुझे सब पता है कि ग्रुपों में आप लोग ग्रुप बना के कौन क्या बोलता है, मुझे सब पता है। आपको क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है? बेटा तुम्हें ना पता नहीं है कि हमें कौन कौन सी चीज़ों के बारे में पता है। तो आप जो भी पीछे बकवास करते हो ना, मेरे पास एक एक चीज़ की इंफॉर्मेशन है, कौन क्या बोलता है मुझे ये भी पता है, ठीक है? मुझे नाम तक भी पता है कौन क्या कमेंट करता है। तो इस वजह से ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है? आपको भी पता है कौन बोलता है, क्या बोलता है, जाके चाहे आप मैसेज डिलीट कर दो, कुछ भी कर दो, ठीक है? मेरे पास एक एक चीज़ की इंफॉर्मेशन है, तो ये मत समझो कि मुझे किसी चीज़ के बारे में पता नहीं। अब आपको क्या लगता है कि हर किसी के लिए चीज़ें बहुत आसान होती है? मैंने आपको पहले ही बताया कि पिछले 15 तारीख के बाद हमारे लिए चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई हैं, लेकिन फिर भी हम चीज़ों को कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो। दूसरी कैटेगरी में जाके देखोगे ना, लोग सस्पेंड हो चुके हैं, लोग क्लास नहीं ले पा रहे हैं, लोगों ने अनअकैडमी तक को लीव कर दिया है कुछ सिचुएशंस की वजह से, लेकिन हम टिके हुए हैं सिर्फ इस वजह से कि आप लोगों का नुकसान ना हो। हम भी उनके साथ ही निकल सकते थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। हम इस वजह से रुके हुए हैं कि एटलीस्ट आप लोगों का कोई नुकसान ना हो, आप लोगों का बैच कंप्लीट करवाया जाए। इस वजह से आप लोगों का बैच कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर मैं रहूं या ना रहूं, मैं छोड़ूं या ना छोड़ूं, वो फिर मेरा पर्सनल मैटर है। लेकिन आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया है कि आप लोगों का बैच कंप्लीट होगा तो मतलब कंप्लीट होगा, बस दैट्स इट। पेपर से पहले पूरा होगा, उसके बाद फिर हम यहाँ कंटिन्यू करें या ना करें उससे आपका भी कोई लेना देना नहीं है और उसके साथ मेरा भी कोई लेना देना नहीं है। रिकॉर्डिंग का एक्सेस हमेशा रहेगा आपके पास, अगले 4 साल तक पढ़ो चाहे 10 साल तक पढ़ो, लेकिन जो हम डिसीजन लेंगे वो हमारा डिसीजन होगा। आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों का कंप्लीट करना था बैच, और वो मैं बैच कंप्लीट करवाऊंगा। तो इस वजह से कोई मुझे समझाए मत, अगर नहीं पढ़ना मुझसे तो जाओ, मैं आपको घर से उठा के तो लेके नहीं आया है ना, वैसे भी 4 लोगों के पास जाके पढ़ते हो तो ठीक है ना, जिससे पढ़ना पढ़ लो, लेकिन ये वाली चीजें बर्दाश्त नहीं होती। बहुत सिंपल सी बात है। अब जो भी जिसने बकवास करनी है मेरी पीठ पीछे ग्रुपों में जो करना करो बेटा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में और कुछ रह नहीं गया। तुम्हारी जिंदगी में बस यही कुछ रह गया है, तो ये करते रहो, कोई बात। अगले 2-4 साल तक एग्जाम देते रहना, बहुत पैसे हैं तुम्हारे पास, बहुत टाइम है तुम्हारे पास। पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या हुआ कि जब कोई टॉपिक आपको आपके टीचर के द्वारा पढ़ा दिया जाता है। देखो मैं बहुत सिंपल सी बात बोलूंगा, मैं इस चीज से बहुत ज्यादा पिस्ड ऑफ हूं कि आप अपने टीचर की किसी प्रॉब्लम को कभी समझते नहीं हो। तो आज के बाद पेपर 1 और पेपर 2
कोई भी बच्चा भूल के मुझे ये मत बोल देना कि सर क्लास कब तक है, कितने बजे तक क्लास है। मैं बिना कुछ देखे हुए आपको ब्लॉक कर दूंगा, बिना कुछ सोचे समझे मैं नहीं देखूंगा कि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तुमने कौन सा सब्सक्रिप्शन ले रखा है, ठीक है जी। उसी टाइम पे विदाउट एनी वार्निंग यू विल गेट ब्लॉक। फिर चाहे तुम अनअकैडमी पे मैसेज करना, तुम कुछ भी करना, मेरी क्लास में तुम कमेंट नहीं कर पाओगे। दैट्स इट। आपके टीचर ने आपको कोई टॉपिक पढ़ा दिया और उस टॉपिक के बाद आप लोगों को वो बोलता है कि आप उस टॉपिक को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करें, आप उस टॉपिक को अपने वर्ड्स में समराइज करें। तो उसको समराइज करने का जो तरीका है, उस टॉपिक को अपने वर्ड्स में दोबारा से रिसाइट करना, उस टॉपिक को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करने को क्या बोलते हैं? उसको हम पैराफ्रेजिंग बोलते हैं। यू प्रेजेंट दैट टॉपिक इन योर ओन वर्ड्स। तो इससे फायदे क्या होते हैं, इससे एडवांटेज क्या होता है? It helps the student know they are understood by the instructor. इसमें सबसे पहले तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हमें पता चल जाता है कि बच्चों को बात समझ में आई या नहीं है, ठीक है। देखो मैं सीरियसली ना इससे ज्यादा मूड ना खराब नहीं करना चाहता, मुझे पढ़ा लेने दो यार, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज। मैं सच्ची में बता रहा हूँ कि चीजें सही नहीं है तो उनको सही रहने दीजिए, क्योंकि देखो मुझे पता है ओवर स्मार्ट कौन बनता है, क्लास में क्या चलता रहता है, मुझे सब कुछ है। मैं सिर्फ इस वजह से इग्नोर करता हूँ कि ये 4 चमचों की वजह से ना बाकी बच्चों का नुकसान ना हो। मुझे कोई ऐसा स्टेप लेने पे मजबूर मत कीजिए कि आपको रिग्रेट। बस मेरे पेशेंस को टेस्ट मत कीजिए, मुझे पढ़ा लेने दीजिए जो मेरी ड्यूटी है, ठीक है। क्योंकि आपने अभी तक मुझे प्यार से पढ़ाते ही देखा। जिस दिन मेरा सबर का बांध टूट गया ना, आप में से आधे बच्चे मेरी क्लास में आना बंद कर देंगे। तो इस वजह से मैं पढ़ा रहा हूँ पूरे फोकस के साथ, मुझे पढ़ा लेना, शांत रह के पढ़ो, परेशान मत करो। मैंने पहले बोला ना चीजें सही नहीं चल रही हैं, लेकिन फिर भी हम आपका नुकसान ना हो इस वजह से कुछ कर नहीं रहे हैं, नहीं तो हम भी बाकियों की तरह चले जाते कब के। तो शांत बैठ के पढ़ाई करो। इसमें सबसे पहला जो फायदा होता है वो आपको ये हो जाता है कि जो बच्चों को, मतलब जैसे मैंने आप लोगों को कोई टॉपिक पढ़ाया, आपको मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया और फिर मैंने आपको बोला कि आप उस टॉपिक को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करो। तो एक्सप्लेन किया तो मुझे पता चल गया कि आपने उस टॉपिक को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया। दूसरा, इट प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग फ्रॉम अकरिंग, क्योंकि आपका ध्यान है उस टॉपिक पे, तो फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती। इट हेल्प्स टू अवॉइड इंपल्सिव और एंग्री रिएक्शन। गुस्से वाले रिएक्शंस को क्या करते हैं, रोका जा सकता है, क्योंकि आपको चीजें अंडरस्टैंड हो रही हैं, आपको चीजें समझ आ रही हैं। इट विल प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड इजीली। क्योंकि आपको एक डर है कि टीचर आपसे कभी भी कुछ पूछ सकता है, तो इस वजह से आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, आप चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। इट हेल्प्स टू रिमेंबर व्हाट वाज सेड फ्रीक्वेंटली। इसके साथ साथ ये आप लोगों को चीज़ों को रिकॉल करने में हेल्प करता है।
ये आप लोगों को चीज़ों को समझने में, अंडरस्टैंड करने में और रिकॉल करने में हेल्प करता है कि अभी 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले आप लोगों ने टीचर ने आप लोगों को क्या पढ़ाया था और फिर वो आप लोगों के दिमाग में बैठ। डिस्ट्रैक्टेड का मतलब क्या होता है कि आपका ध्यान है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ना जाए, डिस्ट्रैक्ट ना हो, फोकस रहे। लेकिन इसका कुछ डिसएडवांटेज है। कई बार क्या होता है कि अननोइंगली आपने आधी अधूरी बात सुनी और उसको एक्सप्लेन करने लगे तो उसका जो मीनिंग है वही चेंज हो जाता है। आपके जो टीचर ने कहा था वो कुछ और कहा था और जो आपको अभी समझ आया उसका मीनिंग ही एकदम से क्या हो गया, चेंज हो गया। उसका मीनिंग ही क्या हो गया, एकदम से चेंज हो गया। दूसरा, कई बार जो टीचर बोल रहा होता है बच्चा सेम टू सेम डिट्टो उसकी कॉपी कर देता है, तो वहां पर जो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है वो खत्म हो जाती है। जैसे मैंने समझाया सेम टू सेम आपने भी वैसे ही समझाया, तो उसमें कुछ आपकी अपनी क्रिएटिविटी है वो नहीं आती। आपकी अपनी क्रिएटिविटी नहीं आती, आप अपनी जो क्यूरियोसिटी होती है वो नहीं होता, तो वो एक तरीके से कॉपी पेस्ट जैसा सिस्टम हो जाता है। क्या हो जाता है, एक वो कॉपी पेस्ट वाला जो सिस्टम है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। यू मोस्टली सी कॉपी पेस्ट। एक कॉपी पेस्ट वाला जो सिस्टम है वो आप लोगों को नजर आएगा। अब आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया है कि एक कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी बोला जाता है जब उस कम्युनिकेशन में टू वे फ्लो होता है, या आप ये बोल सकते हो कि उस कम्युनिकेशन में फीडबैक होती है। जब उस कम्युनिकेशन में क्या होती है, फीडबैक होती है। इफ देयर इज फीडबैक इन द कम्युनिकेशन, उसको आप क्या बोल दोगे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोल दोगे। जैसे इफेक्टिव का मतलब है कि जिसका एक पर्पस है, जिसका एक ऑब्जेक्टिव है, जिससे आप कुछ डिजायर्ड रिजल्ट लेना चाहते हो, जिसका क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है, जिसका एक मकसद है और आप उस मकसद को पूरा करना चाहते हो। आपका एक मकसद है और आप उस मकसद को पूरा करना चाहते हो। और कम्युनिकेशन का मतलब है कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। तो मैंने अपनी बात रखी और सामने वाले ने उस बात को रिप्लाई किया, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन हो जाएगा कि सामने वाले को उस बात को समझ आया। तो मतलब आपको देखो, जैसे मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ और मैं आपसे पूछा यस नो या कुछ, अगर आप कुछ भी रिप्लाई दो, आइदर यू से सर समझ नहीं आया, यू से सर हाँ समझ आ गया, यस कुछ भी, मतलब मेरे को एटलीस्ट ये पता तो चले कि मेरे को इसको इम्प्रूव करना है या ये सही है, कि मेरे को इस चीज को इम्प्रूव करने की जरूरत है या ये चीज सही है। मेरे को रिस्पॉन्स तो मिलना चाहिए ना आपके एंड से। अगर आपके एंड से मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा तो तभी तो मुझे पता चलेगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वो राइट है या रॉन्ग। आइदर इट इज राइट और इट इज रॉन्ग। ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो मैं कह रहा हूँ, क्या वो सही है या वो गलत है। ठीक। सो effective communication is when someone achieve a desired outcome by sharing key information or news। कि जो मेरा आउटकम है, जो मैं चाहता हूं कि अल्टीमेटली मुझे ये चीज अचीव करनी है, मैं उस चीज को अचीव कर लेता हूं या मैं उस चीज को अचीव कर पा रहा हूं। देखो, जब भी आप किसी के साथ बात करना चाहते हो या आप कम्युनिकेशन की शुरुआत करते हो, तो सबसे पहले उसमें क्या आता है, उसमें सबसे पहले एक इम्पल्स आती है, एक मोटिवेशन आती है कि आप किसी के साथ कोई बात करना चाहते हो। यस और नो होती है या नहीं?
मतलब ऐसी थोड़ी है कि आप कभी भी किसी के साथ भी बात करना शुरू कर दोगे। अगर आपको अंदर से वो एक इम्पल्स होगी, वो एक मोटिवेशन होगी, तभी आप उस चीज किसी के सामने बात करोगे। हर किसी के साथ तो बात नहीं करोगे आप। एक अंदर से एक आपको नीड, एक जरूरत महसूस होगी कि मुझे बात करनी है, एक मोटिवेशन होगी। तो फिर उसके बाद आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अपना एक मैसेज बनाते हो, उस मैसेज को एनकोड करते हो, फिर वो मैसेज उस सामने वाले बंदे के पास जाता है, फिर वो उसको डिकोड करता है और फिर वो आप लोगों को क्या करता है, फीडबैक देता है। फिर वो इंसान, फिर वो पर्सन आपको क्या कर देता है, उससे रिलेटेड फीडबैक दे देता है। अच्छा, इसकी ये फीडबैक, अच्छा इसके अंदर से ये चीज मेरे को समझ आ रही है, इसके अंदर से ये वाली चीज है जो मुझे समझ आ रही है। अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस। अब इसमें ये नहीं है कि भाई सामने वाले ने मेरे को कोई मैसेज बोला, मैंने उसका रिप्लाई कर दिया। इट इज अबाउट एम्पैथी। एम्पैथी समझ रहे हो ना, सामने वाले को अंडरस्टैंड भी करना, सामने वाले इमोशंस को समझने की कोशिश करना। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा, नॉर्मली आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन होता है जो आप लोगों को इमोशनल लेवल पे जाके समझता है। इट कैन बी एनीवन, जिसके साथ आप अपनी कोई भी बात करते हो तो वो आपको समझता है। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, आप उनको बोलते हो, वो हंसी मजाक में आपकी बात को उड़ा देते हैं, या ऐसा तो होता है कि वो आपकी बात को तो सुनते हैं लेकिन वो आपके अपने इमोशंस के साथ वो रिलेट नहीं कर पाते। लेकिन कुछ बंदे ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो आपके मम्मी पापा, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, कुछ भी हो सकता है, तो वो विदाउट एनी जजमेंट आपकी बात को समझने की कोशिश करते हैं, आपकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा यार ये प्रॉब्लम, अच्छा ये वाली प्रॉब्लम। तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी बनता है जब आप किसी को बोलते हैं ना, मतलब अगर आप एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। बोलते हैं नहीं कि अगर भाई आप एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को एक अच्छा स्पीकर बनना पड़ेगा। लिसनर बनना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छे लिसनर हो, अगर आप एक अच्छे लिसनर हो तो ऑटोमेटिकली आप अच्छे स्पीकर बन जाओगे। क्यों? क्योंकि आप बोलने से पहले सुनोगे। तो बोलते हैं ना कि आपको दो कान और एक मुंह इसी वजह से दिया है कि आप बोले कम और सुने ज्यादा। वही चीज है कि पहले सुनोगे तभी उसका सही जवाब दे पाओगे, तभी आप उस चीज को सही तरीके से आंसर कर पाओगे। तो अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुनना जरूरी है। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलती है, लाइक इंगेज लिसनिंग। अब एक होता है लिसनिंग और एक होता है हियरिंग। एक होता है सुनना। सुनते तो सब है, समझते कम है। यस और नो? आपकी बात को सुनने वाले तो 1000 लोग होंगे लेकिन समझने वाले कम होंगे। उसका रीजन क्या है कि वो सिर्फ सुन रहे हैं, दे आर जस्ट लिसनिंग, दे आर नॉट दे आर हियरिंग। जैसे अगर आप वो बोलो हमारे जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो इतना बैलेंस्ड है, अगर आप इमेजिन भी करो ना अपनी बॉडी के किसी पार्ट को उस जगह से दूसरी जगह पर लगा तो आपको हंसी आएगी और आप सोचोगे अगर ये ऐसा होता तो हम काम कैसे करते। बोल, आपका नाक आपके माथे की जगह पे लगा हुआ होता और आपका माथा आपके नाक की जगह पे लगा हुआ होता, तो अपने आपको इमेजिन करके देखोगे तो आपको हंसी आ जाएगी। तो जो भगवान ने हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाया वो बनाया इस तरीके से। अब सुनना, वो भगवान ने सबको एक एबिलिटी दी है। सुनते तो सब है लेकिन समझते कम है। तो सुनना समझना दोनों ही जरूरी है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आप अपने साइंस के साथ, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ कैसे काम कर रहे हो। मैनेजिंग स्ट्रेस इन द मोमेंट, कई बार क्या होता है कि सिचुएशन स्ट्रेसफुल हो जाती है, उस स्ट्रेस को हैंडल करना भी अपने आप में क्या हो जाता है, एक बड़ी चीज हो जाती है। और असर्टिंग योरसेल्फ इन अ रिस्पेक्टफुल वे, जब आप अपने आप को क्या कर रहे हो, किसी के सामने प्रस्तुत कर रहे हो, आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो तो आप उसको एक रिस्पेक्टफुल मैनर में प्रेजेंट करते हो। जैसे होता है सेल्फ डाउट, एक बहुत बड़ी चीज। सेल्फ डाउट एक ऐसी चीज है जो आपको आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने ही नहीं देता। सेल्फ डाउट क्या होता है, एक ऐसी चीज है जो आप लोगों को आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने ही नहीं देता।
आपको आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने ही नहीं देता इस वजह से। तो सेल्फ डाउट को साइड पे रखिए अपने जिंदगी में। रिस्क लेना पड़ता है आप लोगों को, कई बार बोल्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप वो डिसीजन नहीं लोगे तो आप लोगों की जिंदगी भी चेंज नहीं होगी। समझ रहे हो ना? कई बार आपको सब कुछ छोड़ना पड़ता है, बना बनाया साम्राज्य छोड़ के आपको खुद से दोबारा स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है। उस टाइम पे आपको लगता है कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 4 महीने 6 महीने 1 साल के बाद आपको खुद अपने डिसीजन पे क्या हो जाता है, प्राउड होता है कि हाँ यार मैंने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया था। वो 2 4 6 महीने चाहे मैं मुश्किल में रहा, लेकिन उसके बाद आगे मेरे लिए चीजें आसान हुई। तो ये तो हो गया वही इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मैसेज है, आपने उसको एनकोड कर दिया, सेंड कर दिया, फिर सामने वाले ने उसको डिकोड कर दिया तो इंटरप्रेट कर दिया। और जब उसने इंटरप्रेट कर दिया, जब उसको वो मैसेज समझ आ गया, तो फिर उसने आपको क्या दे दिया, उसने आप लोगों को फीडबैक दे दिया। उसने फिर आपको क्या दे दिया, फीडबैक दे दी कि अच्छा ये वाली चीज इस तरीके से है। कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें हैं या कौन कौन सी बातें हैं उसका ध्यान रखना आपके लिए जरूरी होता है। क्लियर आइडिया रिगार्डिंग टॉपिक्स एंड रिसीवर ऑफ कम्युनिकेशन। फीडबैक मतलब रिप्लाई बेटा, फीडबैक का मतलब रिप्लाई। अब जब देखो, जैसे मैं पढ़ाने के लिए आ रहा हूं और मुझे खुद ही चीजों को लेके क्लैरिटी नहीं है, मैं खुद ही चीजों को लेके क्या हूं, कंफ्यूज हूं। अब सोचो, अगर मैं खुद ही चीजों को लेके कंफ्यूज हूं तो आपको लगता है कि मैं कभी आप लोगों को उन चीजों के बारे में क्लैरिटी से बता सकता हूं? डू यू थिंक कि मैं कभी भी आपको उन सब चीजों के बारे में क्लैरिटी से बता सकता हूं? नहीं, क्योंकि मैं खुद ही उस चीज को लेके क्या हूं, कंफ्यूज हूं। अगर मैं खुद ही कंफ्यूज हूं तो मैं आपको कभी बता नहीं सकता, मैं कभी समझा नहीं सकता। तो मुझे टॉपिक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए और मुझे रिसीवर, मुझे आपके बारे में पता होना चाहिए कि भाई आपका लेवल कैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को बोला जाए कि आपको पहली क्लास के बच्चों को पढ़ाना है या पहली क्लास के बच्चों को की क्लास लेनी है, फिर मुझे बोला जाए कि आपको 10वीं क्लास के बच्चों की क्लास लेनी है, फिर मुझे बोला जाए कि आपको पीएचडी वाले बच्चों की क्लास लेनी है, तो क्या मेरा बोलने का तरीका एक ही होगा? नहीं, मैं पीएचडी वाले बच्चों के साथ बात करूंगा तो एक अलग तरीका होगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरी ऑडियंस है वो एक मैच्योर ऑडियंस है। 10वीं के बच्चों के साथ बात करूंगा तो मुझे पता है कि ये इन बिटवीन है, ये अडल्ट एज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो टीन एज पे हैं। लेकिन वही अगर मुझे पहली क्लास के बच्चों को दूसरी, तो उनको अलग तरीके से पढ़ाऊं। तो पर्पस क्लियर होना चाहिए कि मैं ऑब्जेक्टिव क्या है। कम्युनिकेशन से मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ, आपको एजुकेट करना चाहता हूँ, आपको परसुएट करना चाहता हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू डू। पहले मैं उस चीज पे फोकस करूंगा कि मैं करना क्या चाहता हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। देन अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, उस कम्युनिकेशन के एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करूंगा, दूसरों की हेल्प लेने की कोशिश करूंगा, दूसरों के साथ बात करने की कोशिश करूंगा। देन कंसीडर द कंटेंट ऑफ मैसेज, और क्या कंटेंट है मेरे मैसेज का, मुझे क्या मैसेज आपको डिलीवर करना है, वो भी आप लोगों को वो उस चीज पे मुझे फोकस करना पड़ेगा। टू मेक रिसीवर अवेयर अबाउट द वैल्यू ऑफ कम्युनिकेशन। देखो, जैसे आप क्लास में आते हो तो मैं आप लोगों को इस क्लास की इंपॉर्टेंस बताता हूँ, है ना। अगर मैं आपको इस क्लास की इंपॉर्टेंस ना बताऊं, अगर मैं आपको इस क्लास की इंपॉर्टेंस ना बताऊं तो आप समझ सकते हो कि यार आप फिर उस चीज को उतना लाइटली नहीं लोगे। जैसे कई बार टॉपिक होता है ना, मैं कुछ टॉपिक्स पे बोलता हूँ ये तो जरूर आएगा, तो बोलते हैं स्टार लगा देता हूँ, बेटा ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, तो इसको जरूर से पढ़ो। तो आपके दिमाग में एक वैल्यू क्रिएट हो जाती है कि यार सर ने बोला ये टॉपिक आएगा तो मुझे इस पे ज्यादा फोकस करना है। और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसको मैं बोल देता हूँ कि इसको पढ़ो या ना पढ़ो, तो आप शायद उसको पढ़ते भी नहीं हो, क्योंकि आपको मैंने उस चीज की वैल्यू को क्या कर दिया, डाउन कर दिया। मैंने आपको बोल दिया कि इसको अगर पढ़ना हुआ तो आप अपने एंड से एक बार पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं भी पढ़ना है तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज व्हाट कि कम्युनिकेशन में आप क्या कर रहे हो, आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। कम्युनिकेशन में आप क्या कर रहे हो, आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हो।
फीडबैक होनी चाहिए रिसीवर से। अब फीडबैक का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीजें हो सकती हैं। फीडबैक आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, आपकी नेगेटिव भी हो सकती है। जो आप बोल रहे हो, मतलब जो मैं आपको मैंने कोई मैसेज दिया आप लोगों को, मैंने कुछ पढ़ाया, तो उससे रिलेटेड आपकी फीडबैक पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। कम्युनिकेशन शॉर्ट रन के लिए या लॉन्ग रन के लिए इंपॉर्टेंस है। ऑल एक्शन मस्ट बी सुटेबल विद द कम्युनिकेशन और गुड लिस्निंग। तो ये स्पेस ये भी है। जैसे जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे ऑफलाइन हम पढ़ रहे हैं, तो वहां पर आपके सवालों को समझना भी, वहां पर आपके सवालों को सुनना भी मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कह रहे हो, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हो ना, मेरे लिए भी वो चीज अपने आप रिलेट होती जाएगी कि एक जो लर्निंग इन्वायरमेंट बना हुआ है कि आप और मैं, हम दोनों के बीच में एक जो लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है, उसको, उसकी इंपॉर्टेंस को बनाए रखना बहुत जरूरी है। मतलब आप जो भी एक्ट कर रहे हो, जो भी आपकी बॉडी लैंग्वेज है, वो रेलेवेंट होनी चाहिए। अब कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को कैसे बढ़ाया जा सकता है या चेक किया जा सकता है? फिडिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। देखो ये वर्ड ध्यान से समझना। फिडिलिटी का मतलब होता है एरर फ्री। आपके कम्युनिकेशन की फिडिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी जितने उसके अंदर एरर्स कम हो, जितने उसके अंदर एरर्स कम होंगे उतनी उसकी फिडिलिटी होगी। समझ रहे हो ना? उतना वो ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी बात को सामने पहुंचा पाएगा। यस और नो? जैसे मैं वही बोल रहा हूँ कि जितने ज्यादा एरर, जितने ज्यादा लेवल्स है, देखो ऊपर से नीचे तक आने में अगर 10 लेवल्स है तो मैसेज डिस्टॉर्ट होता जाएगा, मैसेज का मीनिंग ही कुछ और हो जाएगा या नहीं, जितने लेवल है। लेकिन अगर लेवल है ही नहीं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उसके अंदर एक्यूरेसी होगी। तो फिडिलिटी का मतलब एक तरीके से आप एक्यूरेसी भी बोल सकते हो। ये ऐसा है कि एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी है। देन आता है इकोनॉमी, मतलब वेस्टेज नहीं होना चाहिए। अगर एक बात को मैं 4 लाइनों में बता सकता हूं तो उसके लिए मेरे को 4 पेजेस की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है? अगर एक चीज मैं आप लोगों को 4 लाइंस में बता सकता हूं तो फिर उसके लिए मुझे 4 पेजेस की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेस रिसोर्सेज से भी मैं क्या कर सकता हूँ, चीजों को डिटेल में आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ। रिसोर्सेज। कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कि जो कम्युनिकेशन है ना, उसमें जरूर सिर्फ वर्ड्स नहीं, वर्ड्स और नॉन वर्बल, मतलब वर्बल और नॉन वर्बल, वर्बल प्लस नॉन वर्बल, दोनों की इंपॉर्टेंस है। जहां पर शब्दों की, अभी मैं आपको एक आगे मेहराबियन मॉडल पढ़ाऊंगा, जिसमें एक 7, 38, 55 का कंसेप्ट है, जिसके अंदर ये है कि जो आप बोल रहे हो वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन आप कैसे बोल रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ या जो मैं बोल रहा हूँ, जो मेरा लेक्चर है, जो मेरा कंटेंट है, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ वो जो कंटेंट को डिलीवर करने का तरीका है, कि मैं जो उस कंटेंट की डिलीवरी कर रहा हूँ वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। उस कंटेंट की जो डिलीवरी है वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। यस और उस कंटेंट को डिलीवर करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। राइट? देन आ जाता है इन्फ्लुएंस। अगर मेरा पर्पस आप लोगों को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करना है और मैं अपने कम्युनिकेशन के थ्रू, अपने लेक्चर के थ्रू आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाया, तो क्या वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है या नहीं? बोलो। मेरा ऑब्जेक्टिव था आपको इन्फ्लुएंस करना, और उस लेक्चर के बाद आप उससे इन्फ्लुएंस हो भी गए, तो बोलेंगे कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव था या नहीं था? तो बिल्कुल था, क्योंकि जिस ऑब्जेक्टिव के लिए मैं कम्युनिकेशन कर रहा था, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए मैं कम्युनिकेशन कर रहा था, वो मेरा पूरा हो गया। क्यों? उसका मतलब होता है हिंट देना। सो इन्फ्लुएंस मींस द कम्युनिकेटर अचीव द रिजल्ट ही इज इंटेंडेड। सपोज करो अचानक से जैसे एग्जाम की डेट आ गई थी, तो आपको, मुझे लगा कि आपको मोटिवेट करने की जरूरत है, उसके लिए एक मोटिवेशनल सेशन लिया। तो जैसे वो मोटिवेशनल सेशन लिया
उसके बाद आप लोग मोटिवेट हो गए। तो जैसे ही आप मोटिवेट हो गए तो ऑब्वियसली बात है कि आपको लगा कि अच्छा ये तो जैसे। दूसरा आता है रिलेशनशिप बिल्डिंग। अगर मैं कम्युनिकेशन के थ्रू एक अच्छे रिलेशन बिल्ड करना चाहता हूँ, ट्रस्ट बिल्ड करना चाहता हूँ, सो वो कंट्रीब्यूट करता है बिल्डिंग द ट्रस्ट एंड बेटर रिलेशनशिप बिटवीन रिसोर्सेज एंड टारगेट। कि रिसोर्सेज और टारगेट के बीच में एक अच्छा रिलेशन बिल्ड होना क्यों जरूरी होगा, प्रभाव डाल पीछे ये इंपॉर्टेंस क्यों है भाई, इसके अंदर क्या 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 वो चीज है जिसपे मुझे फोकस करने की जरूरत है, व्हाट इज द नीड। कम्युनिकेशन की हेल्प से हम दूसरों के साथ अच्छे रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई टू बिल्ड इफेक्टिव रिलेशन विद अदर्स। दूसरों के साथ अच्छे रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस का मतलब होता है बेटा जब आप वर्बल और नॉन वर्बल दोनों का इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे हो ना कि कम्युनिकेशन में सिर्फ आप जो वर्ड्स जो बोल रहे हो वो मैटर नहीं करता, उसके साथ साथ आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज, आपके जेस्चर्स, आपके पोस्चर्स, आपकी आईज, ये सब चीजें भी मैटर करती है। कि भाई आप जो बोल रहे हो वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो बोलने के साथ साथ बाकी चीजें कर रहे हो वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो आपकी हर क्लास 2 घंटे की होगी, पेपर 1 की भी और पेपर 2 की भी, क्योंकि मुझे पेंडिंग चीज़ों को ना जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है। हो सकता है 8 तक मैं सारा कुछ ही ख़त्म कर दूँ आपका, एक्स्ट्रा क्लासेस लेके, लेकिन मुझे ख़त्म करना है कि सीरियसली मैं फेड अप हो चुका हूँ ये सब चीज़ों से। कि अगर भाई किसी को मुझे समझना ही नहीं है तो मैं क्यों समझूँ, सिंपल सी बात है। फिर मेरा भी वही होगा कि ठीक है मेरा काम यहाँ पर सिलेबस ख़त्म करवाना है तो मैं करवा दूंगा, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन उसके अलावा फिर और किसी चीज की उम्मीद है वो ना तो मैं रखूंगा ना आप रखो, सिंपल सी बात। तो ये कम्युनिकेशन का जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, इससे ना इसको क्लासरूम के साथ रिलेट करके सवाल पूछे जाते हैं। इसके साथ क्लासरूम के साथ रिलेट करके जो क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर इन इफेक्ट इस कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को इस तरीके से हमें रिलेट कर। ठीक है, क्लियर है बेटा? ठीक है, चल मिलते हैं अगली क्लास में। मैं देखता हूँ अगर आज एक मोटिवेशन सेशन है वो लेना हुआ तो मैं आप लोगों को